तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई ब्लड लाइन से रिलेटेड आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसी चीज की है कि भाई ब्लड लाइन अब ऑफिशियली ओवर हो चुकी है। तो भाई क्या कुछ था स्मैकडाउन पर, तो शो की स्टार्टिंग हमें शार्लेट वर्सेस आस्का के मैच के साथ देखने को मिलती है। भाई यहाँ पर कुछ भी खास नहीं था, मैच के अंदर डैमेज कंट्रोल ने इंटरफेयर किया और इस तरह से नो रिजल्ट्स में ये जो मैच है ये ओवर हो जाता है। उसके बाद हमें सैंटोस एस्कोबार बैक से ऐसे दिखाए जाते हैं जो कि इंटरव्यू अपना दे रहे होते हैं। और तभी दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पर आके उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनकी जो लेग है उसको उन्होंने टारगेट किया और उनको यहाँ पर इंजर कर दिया। और उसके बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है कि सैंटोस एस्कोबार फुली 100% नहीं है और वो मैच में compete नहीं कर सकते जो उनका लेटर ऑन होने वाला था अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। उसके बाद दोस्तों में एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच देखने को मिलता है। अब मैच तो एजे स्टाइल्स ने जीत लिया और भाई ये जो स्टोरी लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसमें कुछ किया ही नहीं। अगर चाहते तो भाई ये सुपरस्टार इतने भी कोई बेकार नहीं है, मतलब एजे स्टाइल्स ऑब्वियसली बेकार नहीं है, कैरियन क्रॉस भी इतने बकवास नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती तो काफ़ी कुछ कर सकती थी इस स्टोरी लाइन के अंदर, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना कुछ किया ही नहीं इस स्टोरी लाइन में। और इनके 3 मैचेस हो गए हैं और भाई एजे स्टाइल्स को अपर हैंड मिल चुका है। तो अब भाई पता नहीं इनकी आगे स्टोरी लाइन चलने वाली है या नहीं चलने वाली, लेकिन भाई फिलहाल एजे स्टाइल्स इस मैच को जो है वो जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें एज देखने को मिलते हैं जो कि एडवर्टाइज भी नहीं किए गए थे और वो भी इसी चीज़ को आके कहते हैं कि भाई मैं एडवर्टाइज नहीं किया गया था, मैं टोरंटो में आने वाला था। भाई टोरंटो का नाम सुन के वहाँ की ऑडियंस बू भी कर रही होती है क्योंकि भाई कैलगरी की वो थी। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हें बू तो नहीं करना चाहिए। और वो यहाँ पर कहते हैं कि नेक्स्ट वीक जो मेरा 25 ईयर्स का सेलिब्रेशन होने वाली है वहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक मैच लड़ना चाहता हूँ एक ऐसे बंदे के साथ जिसको मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी 1-on-1 फेस नहीं किया। और वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं शेमस की। और उसके बाद भाई वो शेमस को यहाँ पर कहते हैं कि भाई आज अगर मैं इस डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में दोबारा से आया हूँ तो इसका क्रेडिट शेमस को जाता है। वो यहाँ पर बताते हैं कि भाई किस तरह कुछ सालों पहले यहाँ पर जो शेमस है उनका एक यूट्यूब चैनल था, वहाँ पर उनकी वो जिम होती थी और भाई वहाँ पर वो टास्क देते थे और उन्होंने मुझे भी वहाँ पर बुलाया और मुझे उन्होंने टास्क दी और भाई मैंने वो चीज़ यहाँ पर सारी की। और उसके बाद भाई मैंने वो चीज़ को जब कर लिया तो भाई शेमस ने कहा कि अगर तुम भाई ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं जा सकते। तो उन्होंने यहाँ पर शेमस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की कि भाई वही वो बंदा था जिसकी वजह से आज मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और उन्होंने कहा कि भाई 2020 में जब जो रॉयल रंबल है वहाँ पर आने वाला था तो उससे पहले भी मैंने शेमस को कॉन्टैक्ट किया और उसके साथ भी मैंने सारी प्रैक्टिस वगैरह की और हमने वहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ा और उसके बाद मैं इस काबिल बना के मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आऊँ। तो वो यहाँ पर शेमस को कहते हैं कि भाई तुम जो है वो बाहर आ जाओ। और उसके बाद भाई शेमस भी यहाँ पर आते हैं और शेमस वो क्लिप भी दिखाते हैं जो कि भाई वो साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे कुछ सालों पहले और वहाँ पर भाई वो उनकी मतलब के चोट वगैरह भी दिखाते हैं भाई जो कि उनकी हिप के पास होती है। और भाई एज इसके बारे में कहते हैं कि भाई तुम मुझे ये चीज़ दिखाओगे। उसके बाद भाई एज भी यहाँ पर एक जो है वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर भाई एज उनकी बच्ची की साइकिल के ऊपर बैठा होता है और इस तरह से भाई इनकी जो चीज़ें हैं वो चल रही होती है। और शेमस यहाँ पर कहते हैं कि भाई सालों पहले आयरलैंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई आई थी तो भाई तब मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, तब भाई मैं एक छोटी सी जॉब करता था और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहता था। तो लोगों ने मुझे काफ़ी एडवाइस की कि तुम जाके एज से बात करो और उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुमसे जो है वो आके बातें भी की और तुमने मुझे मोटिवेट किया। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि तुम्हारा जो रिटर्न हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, लेकिन भाई अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर भाई एज ना होता तो आज शेमस डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही ना होता। और उसके बाद भाई जो एज है वो कहते हैं कि अच्छा भाई चलो ये सारी बातें तो ठीक है, तो भाई तुम मेरे चैलेंज का तो जवाब दो जो मैंने तुम्हें मैच के लिए चैलेंज दिया है। और शेमस इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने वार्निंग भी दी कि भाई कहीं तुमने ये मिस्टेक तो नहीं कर दी। लेकिन भाई अब इनका जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। फर्स्ट टाइम एवर शेमस वर्सेस एज। आपको क्या लगता है कौन मैच को जीतेगा कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट दोस्तों एलए नाइट और टॉप डॉलर का मैच आता है। यहाँ पर भाई कुछ भी खास नहीं था, एलए नाइट ने इजीली इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। बॉबी लैशली भी देखने को मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ और वो यहाँ पर बात करते हैं किस तरह तुम अपने पूरे करियर में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम लोगों ने काफ़ी की चीज़ें जो है वो अचीव की हैं, लेकिन मैं तुम लोगों ने जो लास्ट वीक किया उसके बाद से भाई अगर मैं भी इस चीज़ के अंदर मिल जाऊँ तो हम क्या कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। और यहाँ से मतलब काइंड ऑफ भाई उनकी बातचीत वगैरह चल रही है और बहुत जल्द हमें ये भाई एक साथ देखने को भी मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच था। सैंटोस एस्कोबार भाई किसी तरह से दोबारा वापस आते हैं, लेकिन भाई ऑस्टिन थ्योरी फिर से उनको एंट्रेंस के ऊपर ही उनकी लेग के ऊपर फिर से टारगेट करते हैं और इस मैच के अंदर वो कम्पीट नहीं कर पाते। और भाई जो एडम पियर्स हैं वो यहाँ रे मिस्टीरियो को इस मैच के अंदर एंटर कर देते हैं और रे मिस्टीरियो ने इस मैच के अंदर ना सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी को फेस किया बल्कि उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को हरा भी दिया और वो बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो अब भाई ऑस्टिन थ्योरी का जो फेस टर्न है जो कि रिपोर्ट्स में आ रहा था, तो देखते हैं बहरहाल भाई आगे जो ऑस्टिन थ्योरी है उनका फ्यूचर क्या होता है। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, हेल ऑफ द चीफ रोमन रेंस। तो भाई सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं अपनी लंबी चौड़ी एंट्रेंस करके आराम से और उसके बाद भाई ये वो यहाँ पर आके सबसे पहले कैलगरी को अपने आप को एक्नॉलेज करने को कहते हैं और उसके बाद वो पॉल हेमन से पूछते हैं वाइस बैन वेयर इज जिमी, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा होता है कि भाई जिमी उसो ने जो कुछ भी किया वो इसीलिए किया कि अब वो भी मुझे
एक्नॉलेज करता है। तो भाई यहाँ पॉल हेमन कहते हैं कि भाई मेरी तो कोई उससे बात ही नहीं हुई पूरे हफ्ते में। हाँ, आज सुबह मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई वो मेरे ऊपर काफ़ी भड़क रहा था। और यहाँ पर तभी दोस्तों रिंग के नीचे से निकल कर आ जाते हैं जिमी ऊसो, और भाई वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद भाई वो आराम से यहाँ पर रिंग के अंदर आते हैं, और भाई यहाँ पर रोमन उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्योंकि जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा चैंट्स लगा रही होती है यू सोल्ड आउट के जिमी ऊसो के लिए। और भाई रोमन ने तो भाई इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, उनको तो भाई चैंट्स मिलती रहती है। तो रोमन यहाँ पर कहते हैं कि भाई इन बंदों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दे मीन नथिंग। और भाई फिर से ऑडियंस चैंट्स लगा रही होती है। रोमन फिर से कहते हैं कि भाई इनके बारे में भाई तुम टेंशन मत लो। भाई यहाँ पर हम एक बात करते हैं, भाई रियल विद यू आई ओ यू वन, के भाई तुमने मेरी मदद की तो ठीक है भाई, अब मुझे भी तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें एक कार चाहिए तो ठीक है भाई, मैं तुम्हें कार ले दूंगा, बोट बल्कि बोट क्या भाई तुम्हें पूरा यार्ड लेके दे दूंगा। उसके अलावा अगर तुम्हें प्राइवेट जेट चाहिए तो भाई कोई मसला नहीं है, तुम अगर प्राइवेट जेट चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा भाई, तुम बस नाम लोगे तुम्हें चाहिए क्या। और जिमी ऊसो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब लिटरली उन्होंने कहा कि मैंने भाई ये जो कुछ भी किया वो मैंने तुम्हारे लिए तो किया ही नहीं है, मैंने ये चीज़ें क्यों की। अब इससे पहले वो ये चीज़ करते रोमन यहाँ कहते हैं कि भाई लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें कोई चीज़ें वगैरह नहीं चाहिए, लगता है तुम्हें भाई कोई और चीज़ चाहिए, तुम्हें पावर्स चाहिए, तुम्हें वो चीज़ चाहिए जो कि तुम्हारे ब्रदर को चाहिए थी, तो ठीक है भाई मैं तुम्हें वो चीज़ दे सकता हूँ, क्यों ना भाई तुम्हें मैं अपना राइट हैंड बना लूँ, राइट हैंड जिमी ऊसो। और इससे पहले कि भाई यहाँ पर कुछ वो बोलते जे ऊसो आ जाते हैं, और जे ऊसो यहाँ पर आके सबसे पहले तो जिमी ऊसो के साथ ही खड़े हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो जे ऊसो यहाँ पर आके बात करते हैं कि भाई 37 साल हम दोनों एक साथ रहे और उसके बाद तुमने मुझे बिट्रे किया, तो भाई तुम्हें मुझे रीज़न बतानी पड़ेगी कि तुमने मुझे क्यों ये चीज़ की। तो जिमी ऊसो यहाँ पर कहते हैं, और रोमन तो भाई जाके कॉर्नर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और जिमी ऊसो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए अटैक किया समर स्लैम में बिकॉज आई लव यू। ये रीज़न उन्होंने यहाँ पर दी। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने वो चीज़ इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे जेलस हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ इसीलिए की क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि भाई अगर तुम उस मैच को जीत जाते तो भाई मैं तुम्हें लूज़ कर देता। वो किस तरह से, क्योंकि भाई अगर तुम उस मैच को जीत जाते तो तुम भी ट्राइबल चीफ बन जाते, और फिर ऊसोस का क्या होता। कहते हैं कि भाई तुम भी इस बंदे की तरह, अगर तुम ट्राइबल चीफ बनते तो तुम भी इस बंदे की तरह करप्टेड बन जाते जैसे कि रोमन रेंज है, तुम भी इसी की तरह मैनिपुलेटिव और एस होल बन जाते। और उसके बाद भाई जो ऑडियंस है वो यहाँ पर एस होल के जो है वो चैंट्स लगाने लग जाती है। और उसके बाद जिमी ऊसो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है भाई, क्योंकि जे ऊसो आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो जिमी कहते हैं कि अच्छा तुम्हें अगर भाई मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो ठीक है नहीं यकीन करो, तुम्हें अगर मेरे से बात भी नहीं करनी तो ठीक है भाई वो भी बात नहीं करो, लेकिन भाई ट्रुथ यही है कि आई लव यू, और मैंने तुम्हें यही चीज़ की जिसकी वजह से भाई मैंने तुम्हें समर स्लैम में अटैक किया था कि कहीं तुम अगर जीत गए तो भाई मैं अपने ब्रदर को खो दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तो अगर तुम भी मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो तो ठीक है भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो तुम मेरे ऊपर जो है वो अटैक करो। और जे उसको यहाँ पर उनके ऊपर अटैक क्या करते हैं, जे उसको यहाँ पर अटैक करने की बजाय उनके ऊपर अपनी बैक कर लेते हैं। और उसके बाद लगा कि भाई शायद जिमी और जे मिल के रोमन रेंज को शायद मारने जा रहे हैं, लेकिन भाई जिमी उसको वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जो रोमन रेंज है वो माइक पर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और भाई तुम ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो भाई अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम एक काम करो एक्नॉलेज मी। और भाई रोमन यहाँ काफ़ी भाई उनके मज़े ले रहे थे। और भाई तभी जो जे उसो है जब वो एक्नॉलेज वाली चीज़ कहते हैं रोमन रेंज, तो जे उसो ने यहाँ पर सुपर किक लगा दी रोमन रेंज को। और उसके बाद भाई यहाँ पर जो सोलो सिकोआ हैं उन्होंने आके जे उसो के ऊपर अटैक किया, और भाई जे उसो ने यहाँ पर सोलो सिकोआ की भी बैंड बजा दी, उनको भी सुपर किक लगाई। उसके बाद रोमन रेंज की तरफ से एक सुपरमैन पंच आता है, स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं, और भाई जो जिमी उसो है वो अभी तक रैंप के ऊपर होते हैं, वो अभी तक वहाँ से गए नहीं होते। और भाई रोमन रेंज यहाँ पर स्पीयर लगाने लगते हैं जिसको काउंटर करते हैं जे उसो एक सुपर किक में, और उसके बाद जे उसो ने रोमन रेंज को एक स्पीयर लगा दिया। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर जो जिमी उसो हैं उनको बुलाते हैं क्योंकि भाई वो रैंप के ऊपर ही होते हैं अभी, तो भाई वो जे उसो उनको बुलाते हैं। और भाई जिमी उसो को ऐसा लगता है कि शायद भाई मेरे साथ पैचअप करने लगा है, वो समझ गया कि भाई मैंने वो जो चीज़ें की मैंने उसके लिए ही की थी। और भाई वो यहाँ पर अपनी बाहें भी खोल लेते हैं कि हाँ भाई मेरा ब्रदर आएगा और वो भाई यहाँ मुझसे अभी आके हक करेगा। लेकिन जे उसो ने यहाँ क्या किया, जे उसो ने जिमी उसो को भी एक सुपर किक लगा दी। और भाई जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। और भाई ये जो अटैक किया इसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई जिससे भाई अब जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, क्योंकि भाई जे उसो ने यहाँ पर कैमरे में देखते हुए कहा आई एम आउट ऑफ ब्लड लाइन, आई एम आउट ऑफ स्मैकडाउन
एम आउट ऑफ WWE। तो ये यहाँ पर जे उसने कहा कि मैं WWE भाई छोड़ के जा रहा हूँ, और उसके बाद वो फैन में से होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो अब भाई जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो ऑलमोस्ट ओवर है, क्योंकि भाई रोमन रेंज वैसे ही मतलब कि रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो तो भाई छुट्टियों पे जा रहे हैं और वो जाएंगे भी छुट्टियों पर। और अगर भाई जे उसो भी जा रहे हैं तो भाई जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है अब उसका क्या होने वाला है, WWE ने आगे क्या फ्यूचर सोचा हुआ है ब्लड लाइन का, वो चीज़ भाई मेरी समझ में भी फिलहाल नहीं आ रही। लेकिन मैं फिलहाल न्यूज़ ये है कि जे उसो ने खुद इस बात को कहा है कि ही इज़ आउट ऑफ WWE। तो अब भाई आने वाले हफ्तों में WWE किस तरह से इन चीज़ों को दिखाएगी और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन क्या वाकई में ओवर हो चुकी है, यह चीज़ हमें आने वाले स्मैकडाउन में पता लग जाएगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।